आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल विद योर एग्जामिनेशंस। इसी सीरीज़ में कंटिन्यू करते हुए टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पैनक्रियाज, राइट। अब पैनक्रियाज एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो कि कई बार क्वेश्चन में बड़ा फ्रीक्वेंटली आ जाता है एंड इसकी एनाटॉमिकल इम्पोर्टेंस तो है ही, साथ ही साथ कई बार पैनक्रियाज से रिलेटेड जब आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में जाएंगे तो बहुत सारी क्लिनिकल कंडीशंस कॉमनली आपको देखने को मिल जाएंगी इन मेडिसिन वार्ड एंड सर्जरी वार्ड. So basically it is the dilemma for both medicine and surgery. So let's study today about pancreas. सबसे पहले let's talk about pancreas, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि pancreas is a mixed gland. ये हम लोग जब नीट देकर आए थे तब से हमें पता है कि ये एक mixed gland है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका एक exocrine part, एक endocrine part दोनों होता है. Exocrine part is basically responsible for producing your all the enzymes which are important for your digestive functions, right? जिसमें कि आपका trypsin, chymotrypsin और इस तरीके के बहुत सारे enzymes आते हैं, right? Let's talk about endocrine part. If you talk about endocrine part is basically important for the two hormones that are very very important, that is insulin and glucagon. ये भी हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है, right? Now let's study ahead. सबसे पहले इफ़ यू टॉक अबाउट लोकेशन ऑफ पैनक्रियाज, तो ये ट्रांसवर्सली लाई करता है और कहाँ से कहाँ तक, फर्स्ट टू सेकंड लंबर वर्टिब्रा. अगर मैं आपको नीचे ये डायग्राम दिखाऊं तो दिस डायग्राम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. हमेशा इन पेपर इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट या पैराग्राफ लिखने से हमारे लिए आसान क्या है कि लेट्स ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम या लर्न अ सिंपल डायग्राम, क्योंकि डायग्राम से आप उसके रिलेशंस बहुत इफेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं इन कम, मतलब बहुत कम स्पेस में और बहुत कम टाइम में, राइट. सो वॉट हैपन्स इज कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इट इज़ ट्रांसवर्सली लाइंग एंड बेसिकली द टेल इज रिलेटेड टू दिस ऑर्गन कॉल्ड स्प्लीन. अब यहाँ पे मैं ये इंपॉर्टेंट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि पेपर में रिलेशन में मेंशन करना, बॉर्डर, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, ये सब बहुत ईजी होता है, हर कोई करेगा. इंपॉर्टेंट क्या होता है कि यू नो द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सम एरियाज एंड सर्टन थिंग्स एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर फेचिंग द मार्क्स. ये जो स्प्लीन ऑर्गन है जो कि पैनक्रियाज के टेल से रिलेटेड है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. क्योंकि कई बार हम लोग स्प्लीनेक्टमी प्लान करते हैं, राइट. स्प्लीनेक्टमी जब आप प्लान कर रहे हैं तो उस टाइम पर लीनो-रीनल लिगामेंट या स्प्लीन जब आप काटते हो तो व्हाट हैपन्स इज कि यहाँ के आसपास के ये जो लिगामेंट्स कटते हैं, राइट, स्प्लीनेक्टमी प्लान करते हैं या स्प्लीन काटते हैं तो ये टेल कट जाती है, कई बार सर्जन से गलती से या बिना गलती के भी कट सकती है. सो व्हाट हैपन्स इज दैट यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा बीटा सेल्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इंसुलिन फॉर्मेशन, राइट. अगर बीटा सेल्स गए तो इंसुलिन गया तो क्या होगा, डायबिटीज़ मेलाइटिस, राइट. तो ये इसकी इंपॉर्टेंस आती है रिलेशन पता होने की. ऑल राइट, अब आते हैं इनके रिलेशंस देखते हैं. सबसे पहले लोकेशन ऑफ पैनक्रियाज हमने देख लिया कि लंबर वर्टिब्रा और T12 वर्टिब्रा के बीच में लाई करता है, लंबर 1-2 के बीच में मेनली लाई करता है. इसके 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल. और ये जो सी शेप्ड आप एक हल्का सा प्रोसेस देख रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड अनसिनेट प्रोसेस, दैट यू शुड नो. ऑल राइट, अब आते हैं इनके रिलेशंस की बात करते हैं. रिलेशन सबसे पहले मैं आपको सरफेस पढ़ाऊंगी. सरफेस का मतलब होता है एंटीरियर का मतलब सामने वाला, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे वाला. जब आप एनाटॉमी में एब्डोमेन को ओपन अप करते हैं तो जो सबसे फ्रंट पे आपको दिखता है दैट इज एंटीरियर. कभी भी अगर आपने डिसेक्शन किया होगा तो ये बात तो आपको क्लियर होगी कि एंटीरियरली क्या होता है, तुरंत आपको पैनक्रियाज नहीं दिखता है. सबसे पहले आपको डियोडेनम दिखता है, ये उसका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, राइट. उसके बाद आपको ट्रांसवर्स कोलॉन दिखेगा और जेजुनम का कुछ पार्ट दिखेगा, राइट, जिसपे कि पेरिटोनियम की लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी. पोस्टीरियर सरफेस की अगर आप बात करें तो पैनक्रियाज के पीछे आपको इंफीरियर वेना केवा देखने को मिल जाएगा, रीनल वेन्स देखने को मिल जाएंगी. इवन पैनक्रियाज आपका डायफ्राम से भी रिलेटेड होता है तो डायफ्राम से आपको उसका कनेक्शंस देखने को मिल सकते हैं. एंड बाइल डक्ट ऑब्वियसली, राइट, बाइल डक्ट के साथ तो रिलेटेड है ही है. अनसिनेट प्रोसेस वी हैव सीन कि अनसिनेट प्रोसेस एंटीरियरली मतलब इसके आगे के साइड से क्या जाता है, मेजेंट्रिक वेसल्स जाती हैं और पीछे के साइड अयोटा जाता है, राइट. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि अगर कभी कोई ट्यूमर या कोई सिस्ट या कोई भी कार्सिनोमा अनसिनेट प्रोसेस और हेड को इन्वॉल्व करेगा तो क्या होगा कि आगे के साइड में सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल्स को इन्वॉल्व कर सकता है, उसमें आपका एन्यूरिज्म फॉर्म कर सकता है और पोस्टीरियरली अयोटा में एन्यूरिज्म फॉर्म कर सकता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये पॉइंट्स कहीं आपको किताब में स्पेसिफिकली लिखे हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन चूँकि हम लोग इंटर्नशिप पास कर चुके हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे हमने देखे हैं, तो आपको ये चीज़ें आगे क्लिनिक्स में सीखने को मिलेंगी, राइट. ओके, लेट्स मूव अहेड. तो सबसे पहले हम रिलेशन की बात करते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिलेशन. मैंने आपको बोला पैराग्राफ याद करने से बेटर है दैट यू लर्न द डायग्राम बाय हार्ट.
इससे क्या होगा कि 3D विजुअलाइजेशन भी क्रिएट होगी एंड यू विल फेच मोर मार्क्स इन योर एनाटॉमी पेपर, राइट। ओके, सो अगर आप एंटीरियर रिलेशन की बात करें तो पहले आपको ड्यूडेनम देखने को मिलेगा, ट्रांसवर्स कोलॉन, और उसके साथ साथ लेटरल बॉर्डर और जेजुनम वगैरह डायफ्राम का देखने को मिलेगा, राइट। सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स उसके आगे से चलती हैं। पोस्टीरियर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको अयोटा मिलती है, रीनल वेन्स मिलती हैं और साथ में क्या मिलता है आपको, इंफीरियर वेना केवा मिलता है। ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है, राइट। इतना अगर आपको याद है तो ट्रस्ट मी यू आर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। ओके, उसके बाद आते हैं नीचे। अगर आप बात करें कि नेक का क्या रिलेशन है, अभी हमने देखा कि पैनक्रियाज की अगर आप बात करें तो वी हैव हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। टेल का रिलेशन स्प्लीन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, वी मस्ट कीप इट इन माइंड। अनसिनेट प्रोसेस हेड एंड नेक का रिलेशन होता है आपके वेसल से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब आते हैं, बात करते हैं नेक का क्या रिलेशन है। नेक का अगर आप एंटीरियर रिलेशन देखें तो पैनक्रियाज के आगे क्या लाई करता है, मैंने आपको बताया पैनक्रियाज जो है ना वो स्टमक के थोड़ा सा पीछे लाई करता है। स्टमक अगर ऐसे होता है, इस तरीके से आपका स्टमक होता है और नीचे आके आपका ड्यूडेनम क्रिएट होता है, तो स्टमक के पास की जो लेसर सैक होता है और इसके बाद आपका पैनक्रियाज इधर पड़ा रहता है, राइट। तो स्टमक के पीछे होता है, तो अगर पैनक्रियाज का कुछ भी प्रेशर इफेक्ट आया, यानी किसी तरीके का ट्यूमर बना, किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, किसी तरीके का पैनक्रियाटाइटिस हुआ, तो पाइलोरस और ड्यूडेनम पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हो सकते हैं, राइट। तो ये देख लीजिए, पाइलोरस से यहाँ इसका एंटीरियर रिलेशन है, ऑल राइट। पोस्टीरियरली नेक के क्या लाई करता है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, दैट यू शुड रिमेंबर कि पीछे साइड में सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन लाई करती है। इफ़ यू टॉक अबाउट बॉडी, बॉडी का क्या रिलेशन है बाकी ऑर्गन से, तो लेट्स सी दिस। बॉडी का अगर आप रिलेशन देखेंगे तो इंफीरियरली यू हैव सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स एंड फ्लेक्शर्स वगैरह मिलेंगे ड्यूडेनम और जेजुनम के, राइट। स्प्लीन मिलेगा आपको टेल के साथ साथ, और यहाँ पर आपको सीलियाक ट्रंक मिल जाएगा बॉडी के अपर साइड में, यानी सुपीरियर सरफेस के रिलेशन में। और बीच में तो मैंने आपको बताया ही कि पैनक्रियाज हमेशा ट्रांसवर्स कोलॉन के शैडो के पास होता है, मतलब जब आप बॉडी खोलेंगे तो सबसे पहले आपको ट्रांसवर्स कोलॉन दिखेगा, उसके बाद आपको पीछे के ऑर्गन्स यानी पाइलोरस, पैनक्रियाज वगैरह दिखेंगे, ऑल राइट। ये सारी चीज़ें यही पैराग्राफ मैनर में दे रखी हैं। इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट जितना इंपॉर्टेंट कि ये डायग्राम समझना है, यही आप एग्जाम में लिख भी पाओगे, ऑल राइट। बॉडी की आप पोस्टीरियर रिलेशन की बात करें तो यू हैव एओर्टा, यू हैव इंफीरियर वेना केवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पैनक्रियाटाइटिस जब होता है या सूडोसिस्ट बनता है पैनक्रियाज का, तो एओर्टिक एन्यूरिज्म्स क्रिएट होते हैं, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड कीप इट इन माइंड, ऑल राइट। इसके बाद आते हैं कि पैनक्रिया, ये हमने पूरा रिलेशंस पढ़ लिए। टेल का रिलेशन लीनो रीनल लिगामेंट से होता है और स्प्लीन से होता है, इसके साथ स्प्लीनिक वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया कई बार जब स्प्लीनेक्टमी होती है, जैसे कि किसी का स्प्लीन बहुत ज़्यादा एक्टिव है या बहुत ज़्यादा ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया हो रहा है, या कोई भी कंडीशन है जिसमें स्प्लीन इंपैक्टेड है या स्प्लीन का हेमरेज हो गया, एक्सीडेंट में डैमेज हो गया, किसी भी सिचुएशन में अगर स्प्लीन मुझे बॉडी से निकालना है तो आई शुड कीप इट इन माइंड कि स्प्लीन के पास टेल ऑफ पैनक्रियाज लाई करता है, उसके लीनो रीनल लिगामेंट का भी रिलेशन होता है। तो अगर वो कट कर रही हूँ तो आई मस्ट बी केयरफुल कि वहाँ से अगर टेल कट हुआ तो पेशेंट विल गो एंड लैंड अप इनटू डायबिटीज मेलाइटिस, ऑल राइट, क्योंकि बीटा सेल्स होते हैं मैक्सिमम वहाँ पे, बीटा सेल्स नहीं रहेंगे तो इंसुलिन नहीं बनेगा, ऑल राइट। तो ये हम लोगों ने इतनी बात कर ली। अब आते हैं आर्टीरियल रिलेशन पे। किसी भी ऑर्गन का जब आप लिखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गन की मॉर्फोलॉजी, लोकेशन, थोड़ा बहुत आपने उसके रिलेशंस बता दिया, एंटीरियर, पोस्टीरियर, फ्रंट, बैकवर्ड सब बता दिया थोड़ा बहुत डायग्राम के फॉर्मेट में। और उसके बाद आता है आर्टीरियल सप्लाई, वेनस सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज, और उसके बाद आता है आपका क्लिनिकल्स। इतना ही लिखना होता है किसी ऑर्गन में। लेट्स मूव टूवर्ड आर्टीरियल ड्रेनेज। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डक्ट्स की, आर्टीरियल ड्रेनेज की हम लोग बात करेंगे। डक्ट्स में जब आप पैनक्रियाज देखेंगे तो बेटा एक मेन पैनक्रियाटिक डक्ट होती है जो कि टेल से आती है हेड एंड नेक तक। उसमें क्या होता है कि छोटी छोटी बहुत सारी लैमेले टाइप की डक्ट्स यहाँ पर ज्वाइन कर रही होती हैं जो कि सिक्रीशन अपना मेन पैनक्रियाटिक डक्ट में देती हैं। एक एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, ये इसलिए होती है क्योंकि जब पैनक्रियाज का आप डेवलपमेंट पढ़ेंगे ना तो दो पार्ट में होता है कि ऐसे लिवर बनता है और जब ये ड्यूडेनम बन रहा होता है तो डॉर्सल पैनक्रियाटिक बर्ड होता है और एक वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड होता है। डॉर्सल वाला मेन पैनक्रियाज बनाता है और वेंट्रल वाला घूम के आगे आता है और इसके साथ यहाँ पे फ्यूज करता है, जो कि हेड का, थोड़ा सा नेक का और अनसिनेट प्रोसेस बनाता है, राइट। तो यहाँ पर एक छोटी सी डक्ट उस टाइम पे होती है विच इज कॉल्ड एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। अगर आपको याद रहे तो वेल एंड गुड, वरना आपको याद रखना है कि बाद में ये दोनों मर्ज कर जाती हैं कई केसेस में नहीं भी करती हैं। तो उसकी वजह से पैनक्रियाज में स्टोन्स बनना, पैनक्रियाटिक डक्ट का ब्लॉक होना बड़ा कॉमन कॉम्प्लिकेशन आता है, राइट।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, जिसको आप लोग डक्ट ऑफ विल्सन भी बोलते हैं, ये हेड एंड नेक से स्टार्ट होती, टेल से स्टार्ट होती है, हेड एंड नेक तक आती है और मेन सिक्रीशन को पैनक्रियाज के ड्रेन करती है। विच सिक्रीशन? एक्सोक्राइन सिक्रीशन। ऑल राइट, यहाँ पे ये ड्रेन करेगा ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में। नेक्स्ट, बहुत सारी छोटी छोटी ये ट्रिब्यूटरीज जो मिलती रहती हैं वी शेप्ड, मैंने आपको बताया ही, बहुत सारी ऐसे ट्यूब्स मिलते रहते हैं जो कि पूरे पैनक्रियाज से सिक्रीशन लाते रहते हैं। अगर आप आगे आएंगे तो पैनक्रियाटिक डक्ट जब बाइल डक्ट के साथ मर्ज करती है तो बनता है क्या? कॉमन हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट, राइट, ये आपको पता होगा। ऑल राइट, कॉमन हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनेगा। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे आपको ये चीज़ समझना, या कॉमन हेपाटिक डक्ट भी इसको आप बोलते हो, राइट। हेपाटिक बोलो, कॉमन हेपाटिक बोलो, बात एक ही है कि जब पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट मिल जाएंगे, दैट इज कॉमन बाइल डक्ट और कॉमन हेपाटिक डक्ट। ऑल राइट, तो अब यहाँ पर क्या है कि जब सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में खुलता है तो हेपाटो पैनक्रियाटिक, यहाँ पे ये जो उठा सा स्ट्रक्चर है जो थोड़ा सा ब्रॉड होता है इस ओपनिंग को, दैट इज कॉल्ड एम्प्यूला। तो हेपाटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला ऑफ वेटर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू शुड नो। एक एसेसरी डक्ट जो पैनक्रियाज की आती है, मतलब मेन डक्ट नहीं है बट उसको हेल्प करती है, दैट इज डक्ट ऑफ सार्टोरिनी, राइट, डक्ट ऑफ सैंटोरिनी, दैट शुड बी रिमेंबर्ड। ये कुछ नाम है जो आपको पता होने चाहिए और ये सब एम्प्यूला में खुलते हैं। एम्प्यूला का मतलब होता है जैसे ये ट्यूब है ना, तो इसके आगे की ओपनिंग जब थोड़ी बड़ी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एम्प्यूला। इज दैट क्लियर? इतनी बात हमें समझ में आ गई कि पैनक्रियाटिक डक्ट से बाइल डक्ट मिलेगा तो उससे क्या बनता है? कॉमन हेपाटिक डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट जिसको आप बोलते हो। ऑल राइट, तो ये बातें हमें पहले से पता हो गई। ओके, अब इसके नीचे आते हैं। आर्टीरियल सप्लाई की बात करें तो बेटा पैनक्रियाज में मेन आर्टीरियल सप्लाई जो आती है वो सीलियाक ट्रंक, हमें पता है सीलियाक ट्रंक हमेशा क्या करती है? प्रॉक्सिमल गट को, या जिसको आप फोरगट बोलते हैं, उसको सप्लाई करती है। इसमें स्प्लेनिक आर्टरी एक ब्रांच है, इस ब्रांच से मेनली सब ब्रांचेस निकलती हैं जो कि पैनक्रियाज को सप्लाई करती हैं। इसमें सुपीरियर पैनक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी भी आती है, इंफीरियर पैनक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी भी आती है। तो बेसिकली सीलियाक ट्रंक से स्प्लेनिक आर्टरी निकलेगी, उसकी मेन पैनक्रियाटिक ब्रांच सप्लाई करेगी, और साथ में सुपीरियर पैनक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी और इंफीरियर पैनक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी विच आर फर्दर अ ब्रांचेस ऑफ द सीलियाक एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ये पूरे पैनक्रियाज को सप्लाई करते हैं। वेनस ड्रेनेज सेम हो जाएगा, स्प्लेनिक वेन सुपीरियर मेसेंट्रिक और पोर्टल वेन्स पैनक्रियाज को ड्रेन करेंगे। ऑल राइट, लिम्फेटिक की बात करते हैं तो लिम्फेटिक्स ऑलवेज फॉलो द आर्टेरियल सप्लाई, राइट। तो यहाँ पे पैनक्रियाटिको स्प्लेनिक, सीलियाक एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक। पैनक्रियाटिको स्प्लेनिक का मतलब हुआ यहाँ पे कुछ लिम्फ नोड्स होती हैं, कुछ सीलियाक ग्रुप में यहाँ पे लिम्फ नोड्स होती हैं, और सुपीरियर पैनक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी के पास कुछ लिम्फ नोड्स होती हैं, वो इसको ड्रेन कर रही होंगी। ऑल राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? पैनक्रियाज का ट्यूमर या कैंसर होता है या फिर हेड ऑफ द पैनक्रियाज का कैंसर होता है तो ये यहीं पर आपको इसके कैंसरस सेल्स देखने को मिलेंगे और सर्जिकली आपको यही लिम्फ नोड्स रिमूव करने पड़ेंगे। ठीक, बात करते हैं नर्व सप्लाई की। जो वेगस है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई देती है एंड स्प्लैंक्निक सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई देती है। ठीक है, इसमें क्या है सिंपैथेटिक नर्व जो हैं वो वेसोमोटर होती हैं, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक जो हैं वो नॉर्मल सिक्रीशंस के टाइम पे अपना कंट्रोल कर रही होती हैं। जैसे नॉर्मली जो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन सिक्रीशंस बनने हैं उसको जो कंट्रोल करेगा दैट इज पैरासिम्पैथेटिक ओनली। ऑल राइट, एक चीज़ और, इसमें एक हार्मोन बनता है विच इज़ कॉल्ड कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, पैनक्रियाज का फंक्शन इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस सिक्रीशन कॉल्ड कोलेसिस्टोकाइनिन। एक हार्मोन है जो कि ड्यूडेनम से बनता है, ड्यूडेनल एपिथेलियम से बनता है, ये भी पैनक्रियाज के सिक्रीशन को इम्पैक्ट करता है। मतलब जब ये बनेगा तो पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन सिक्रीशंस ज़्यादा होंगे। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस। डाइजेस्टिव फंक्शन है पैनक्रियाज का, हम सबको पता है। एंडोक्राइन फंक्शन हम सबको पता है। एंड पैनक्रियाटिक जूस विच इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग एल्कलाइन पीएच, है ना, ताकि ज़्यादातर एंजाइम्स एक्टिव हो पाएँ, ये हम सबको पता है। तो दिस इज नॉमिनल। ये खत्म हो गया हमारा पैनक्रियाज का टॉपिक। अब आते हैं क्लिनिकल्स पे। इतनी एनाटॉमी पढ़ने का फ़ायदा तब है जब हमें क्लिनिकल्स पता हो, क्योंकि एनाटॉमी पढ़ाई इसलिए जाती है ताकि आगे चल के आप मेडिसिन एंड सर्जरी आसानी से पढ़ सकें। इंसुलिन का डेफिशिएंसी विल लीड टू डायबिटीज मेलाइटिस, सबको पता है। वी आर द ग्रोइंग डायबिटिक कैपिटल और हब ऑफ द वर्ल्ड, राइट, इंडिया। ओके फाइन। दूसरी चीज़, अगर कभी भी पैनक्रियाज का एंजाइम जाएगा, कैसे चला जाएगा? मान लो कि पैनक्रियाज का पैनक्रियाटाइटिस हो गया, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो गया, या पैनक्रियाज खराब हो गया, या पैनक्रियाज का ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, पैनक्रियाटिक एंजाइम जब प्रोड्यूस नहीं होंगे तो क्या होगा? इंडाइजेशन होगा। दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन। एक और चीज़, ये जो हेड ऑफ पैनक्रियाज है, अगर इसका कभी ट्यूमर होगा तो बेटा इसके आगे लाई करता है क्या? ड्यूडेनम। यहाँ पे ड्यूडेनम लाई करता है, राइट,
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट, ये हम लोग पढ़ के आए थे। तो ये क्या करेगा, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम को दबाएगा, उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या करेगा, पाइलोरस और फर्स्ट पार्ट को दबाएगा। तो इससे क्या होगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा। और दूसरी चीज़, जब ये यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करेगा तो यहीं पे बाइल डक्ट भी आ रही थी पैनक्रियाटिक डक्ट से मिलने, जिसके बाद क्या बन रहा था, कॉमन बाइल डक्ट या कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, राइट। तो यहाँ पे जब दबाएगा तो बाइल बाहर नहीं निकल पाएगा, बाइल बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा। जब आप फोर्थ ईयर में जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इज लाइक योर नाइटमेयर, ना मेडिसिन में पीछा छोड़ेगा ना सर्जरी में पीछा छोड़ेगा, और हर दोनों डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे में ट्रांसफर खेलते रहते हैं कि सर्जिकल रिसेक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, यही करते रहते हैं। ये पूरी दिक्कत किसकी वजह से आ रही है, हेड ऑफ द पैनक्रियाज और एम्पुला के इन्वॉल्व होने की वजह से। ऑलराइट, तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों यहाँ पर दिक्कत है, क्यों ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होती है। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में क्या होता है, या किसी भी पैनक्रियाटाइटिस में क्या होता है कि पैनक्रियाज के एंजाइम नॉर्मली गट में आके एक्टिव होने चाहिए, राइट, ताकि डाइजेशन कर पाए प्रोटीन का। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है, तो ये प्रोटीन डाइजेशन के लिए होता है। कभी कभी क्या होता है कि पैनक्रियाज के अंदर ही ये एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होंगे तो क्या होंगे, दीज आर ऑल प्रोटीन डाइजेस्टिंग। हमारा मसल्स क्या है, प्रोटीन ही है, तो पैनक्रियाज में जो टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, वो क्या है, प्रोटीन है, वो ऑटो डाइजेशन करने लगते हैं, मतलब खुद पैनक्रियाज का एंजाइम खुद पैनक्रियाज को ही डाइजेस्ट करने लगेगा, जिसकी वजह से उसका फंक्शन चला जाता है, एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पैनक्रियाटाइटिस या फिर सिस्ट फॉर्मेशन, जिसको आप पैनक्रियाटिक सिस्ट भी बोलते हैं। अब सिस्ट की भी वही चीज़ें आएंगी, पैनक्रियाज खराब हो गया तो इंडाइजेशन होगा, इंसुलिन नहीं बन रहा तो डायबिटीज़ होगा, ऊपर से प्रेशर इफेक्ट आएगा, भाई पैनक्रियाज की जगह एक बड़ा सा मास आ गया है जिसमें नेक्रोटिक टिश्यू भरा जा रहा है। तो कई बार देखना मेडिसिन और सर्जरी की वार्ड्स में पिगटेल कैथेटर पड़ा होता है ड्रेन करने के लिए, राइट, और उससे क्या होता है, ब्लैक सा एक्सुडेट निकलता रहता है उस कैथेटर से। आप उनसे पूछेंगे कि क्या हुआ, तो बताएंगे कि 3-4 महीने पहले ऐसा हुआ था कि एक बार पेट में बहुत कस के दर्द हुआ था, इतना तेज़, और डिहाइड्रेशन होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कभी भी बॉडी में कोई ऑर्गन डैमेज होता है तो शॉक लाइक चीज़ें प्रेजेंट करती हैं, राइट, तो बहुत पेन में आते हैं। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस तो ऐसा होगा कि बैठना मुश्किल होगा, वो ऐसे बेंड करके हमेशा बैठा होगा, क्योंकि बैक साइड भी पेन होता है पैनक्रियाज का, पैनक्रियाज के कुछ टिश्यू रेट्रोपेरिटोनियल भी तो होता है, तो पेन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों साइड होता है। और एक क्लासिकल चीज़ बताएगा कि जब मैं बेंड होके बैठता हूँ आगे की तरफ तो मुझे थोड़ा आराम पड़ता है। तो दीज आर दी फीचर्स ऑफ पैनक्रियाटाइटिस, और अगर ये पैनक्रियाटाइटिस क्रोनिक हो जाए यानी 4 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए तो दिस कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ पैनक्रियाटिक सिस्ट और सूडोसिस्ट। ऑलराइट, तो ये मैंने आपको सब बता दिया कि पैनक्रियाटिक पेन फ्रंट एंड बैक दोनों साइड फील होता है, बेंडिंग फॉरवर्ड से रिलीव होता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, राइट। एनुलर पैनक्रियाज क्या होता है, ये जो पैनक्रियाज मैंने आपको बताया जो डेवलप करता है, ये इस तरीके से होता है कि जैसे ये ड्यूडेनम है तो इधर डॉर्सल बर्ड होती है, इधर वेंट्रल बर्ड होती है, वेंट्रल बर्ड घूम के इधर आती है और हेड ऑफ द पैनक्रियाज और अनसिनेट प्रोसेस बनाती है जब इसके साथ मर्ज करेगी। कई बार ड्यू टू सम रीज़न ये घूमने में क्या करती है, पूरा ड्यूडेनम ब्लॉक कर देती है, पूरा रिंग की तरह पैनक्रियाज बन जाता है, तो दैट लीड्स टू इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये बड़ा कॉमन सी बात है जो आपको बता दूं। पैनक्रियाटाइटिस मैंने आपको समझा दिया। कई बार पैनक्रियाटाइटिस होगा, पैनक्रियाटिक ट्यूमर होगा या पैनक्रियाटिक हेमरेज होगा, कुछ भी होगा तो आगे क्या है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स, पीछे क्या है, अयोटा। तो कई बार डेडली कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं कि सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी आगे एन्यूरिज्म बना दी या पीछे अयोटा में एन्यूरिज्म बन गया। एन्यूरिज्म का मतलब होता है कि जैसे ब्लड वेसल है तो उसकी वॉल ऐसे हल्की सी फूल गई, जिससे कि ब्लड जो है इसमें पंप करता जा रहा है, तो ये बलून की तरह हो जाती है और फटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो एन्यूरिज्म इसको कहते हैं। तो अयोटा का एन्यूरिज्म इज़ वेरी डेंजरस, फट गया तो शौक ही शौक है, बचाना फिर भगवान भरोसे है। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। मैंने आपको बता दिया। पैरालिटिक आइलेस क्या है, जब पैनक्रियाटाइटिस का अटैक पड़ता है ना, तो ये पैनक्रियाज है, इधर ट्रांसवर्स कोलॉन है, इधर आपका क्या है, ये डिसेंडिंग कोलॉन है। होता क्या है, जब इन्फ्लेमेशन होता है या पैनक्रियाज खुद से डाइजेस्ट होने लगता है तो ये पूरा जो इंटेस्टाइन है काम करना बंद कर देता है, तो इट्स फील लाइक कि इंटेस्टाइन को पैरालिसिस हो गया है, कि काम नहीं कर पा रहा बेचारा, पेरिस्टालिसिस नहीं कर पा रहा, तो इसी को बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैनक्रियाटाइटिस, दैट इज बेसिकली योर पैरालिटिक आइलियस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट इट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी। आई हैव टॉक्ड अबाउट हिस्टोलॉजी एज वेल। टॉल ग्लैंडुलर ग्लैंड्स होंगे इसमें, क्योंकि भाई एंडोक्राइन पार्ट है तो हार्मोन बनाना है उसको। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 2 तरीके के सेल्स होते हैं, बीटा सेल एंड अल्फा सेल। बीटा सेल 80% होता है, ज़्यादातर टेल में मौजूद होता है, इसलिए स्प्लीन काटते टाइम ध्यान रखना है। दूसरा सेल अल्फा सेल होता है जो कि ग्लूकागॉन बनाता है, जो कि ग्लूकोज को बढ़ाता है। ये हम सबको पता है, क्लास 12 में पढ़ के आए हैं। ठीक है, डेवलपमेंट में आई हैव टोल्ड यू
कई बार एनुलर पैनक्रियाज बन जाता है या एसेसरी पैनक्रियाटिक टिश्यू। अब पैनक्रियाज का छोटा सा टिश्यू कहीं बच गया तो एसेसरी पैनक्रियाटिक टिश्यू कहलाएगा जब डेवलपमेंट में बच जाएगा। कहाँ कहाँ बच सकता है? आसपास के ऑर्गन में। आसपास क्या है? डिओडेनम है, जेजुनम है, इलियम है, या मिकल्स डाइवर्टिकुलम, वो भी तो एक इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है ना, वहाँ पे छोटा सा बच गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। इन्वर्जन ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट क्या होता है कि जो पैनक्रियाटिक डक्ट है कई बार मेन डक्ट उतना फंक्शन नहीं करती जितना एसेसरी करने लगती है, तो इससे क्या होता है कि वहाँ पे स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑल राइट, सो दीज आर ऑल द थिंग्स अबाउट पैनक्रियाज दैट यू शुड टेक इन माइंड। ये मैंने मार्क कर दिया है मॉलिक्यूलर रेगुलेशन अगर पढ़ना हो तो, बट वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 जीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, दैट इज PAX4 एंड PAX6। इनका आपको नाम पता होना चाहिए। मोर देन सफिशियंट है, राइट, दैट इज मोर देन सफिशियंट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रॉफ एग्जाम। क्लिनिकल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और एग्जाम तो सब पास हो ही जाते हैं यार, एग्जाम पास होने के लिए ही होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट सीरीज, बाय बाय।